जी आप जानते हैं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक सिर्फ एक बेहतरीन सांड के जीनियाती इंतखाब से अपने पूरे डेयरी फार्म की दूध की पैदावार को कई गुना बढ़ा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में हम अब भी रवायती तरीकों में उलझकर नुकसान उठा रहे हैं। हम साइंसी तरीकों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? आज हम आपको डेयरी ब्रीडिंग का वो राज बताएंगे जो आपके फार्म की तकदीर बदल सकता है। जी बिल्कुल, और किसानों और फार्मर्स के लिए ये वाकई मतलब एक लाइफ चेंजिंग सवाल है। ऐसा ही है, और किसान भाइयों के लिए आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही मुनफरद चीज का तजिया कर रहे हैं। ये एक खुसूसी फेसलेस वॉइस ओवर सेमिनार है जिसे लाइव स्टॉक के शोबे में साइंसी इनकलाब लाने के लिए JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म से तरतीब दिया गया है। सही, और हम दोनों बतौर सीनियर एग्रीकल्चरल एजुकेशनल स्पेशलिस्ट इस सेमिनार के हर पहलू का बगौर जायजा लेंगे। इस शानदार काविश का सेहरा JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के लीड एक्सपर्ट और सीनियर एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट मोहम्मद जावेद कमर को जाता है। बिल्कुल, और उनका मकसद क्या है सेमिनार के पीछे? देखें, उनका मिशन कोई आम तालीमी मुहिम नहीं है। वो लाइव स्टॉक जेनेटिक्स को रिवायती और अंधे तरीकों से निकालकर जदीद साइंसी खतूत पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि फार्मर्स का मुआशी मुस्तकबिल महज अंदाजों पर नहीं बल्कि ठोस साइंसी बुनियादों पर महफूज हो, और ये सब हम अगले चंद मिनटों में वाजे करेंगे। जबरदस्त, तो फिर बाकायदा आगाज करते हैं। नाउ वी एक्सप्लेन फर्स्ट थंबनेल स्लाइड। इस पहली स्लाइड में डेयरी सेक्टर की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर बात की गई है, जिसमें से देही माइशियत की बुनियादी रीढ़ की हड्डी यानी रूरल इकोनॉमी बैकबोन कहा गया है। जी हाँ, रूरल इकोनॉमी बैकबोन, क्योंकि देखे ना, फसलें तो किसान को 6 माह बाद पैसा देती हैं, लेकिन डेयरी फार्मिंग वो वाहिद जरिया है जो देहातों में रोजमर्रा का कैश फ्लो बरकरार रखता है। अच्छा, यानी रोज का खर्चा दूध से ही चलता है? बिल्कुल, और इसी मुसलसल कैश फ्लो की बदौलत इस सेक्टर में 5.5% सालाना तरक्की रिकॉर्ड की जा रही है। मतलब 5.5% एनुअल ग्रोथ। ये पूरी मईशत को सहारा दिए हुए है और इसीलिए इसे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की अहम लाइफलाइन यानी फूड सिक्योरिटी लाइफलाइन का दर्जा हासिल है। सही, लेकिन मैं सोच रहा था अगर ये सेक्टर पहले ही इतनी तरक्की कर रहा है तो फिर यहाँ साइंसी इंतखाब की तरफ मुंतकली यानी साइंटिफिक सिलेक्शन शिफ्ट की बात क्यों की गई है? क्योंकि रवायती तरीकों की एक हद होती है। किसान जानवर को देखकर अंदाजा तो लगा सकता है कि ये अच्छा लग रहा है, लेकिन वो इसके अंदर मौजूद जीन्स नहीं देख सकता। अगर हम चाहते हैं कि ये तरक्की बरकरार रहे तो हमें साइंसी इंतखाब की तरफ मुंतकिल होना ही पड़ेगा। वाह, ये बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है जेनेटिक मल्टीप्लायर इफेक्ट, जीनियाती ज़र्ब का असर। यहाँ बताया गया है कि एक गाय का असर सिर्फ उसके एक बिछड़े यानी सिंगल काफ काउ इन्फ्लुएंस तक महदूद होता है। जी, सिंगल काफ काउ इन्फ्लुएंस, और इसे अगर हम फाइनेंस की जुबान में समझें तो रिवायती तरीका एक आम सेविंग अकाउंट की तरह है, लेकिन एक बेहतरीन सांड का इंतखाब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कैसे? इंडस्ट्री की इस्तिलाह में इसे जेनेटिक मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। मतलब जरा सोचिए, एक गाय साल में सिर्फ एक बच्चा देगी, लेकिन एक आला मेयार का सांड एक ही साल में सैकड़ों बिछड़ों का बाप बन सकता है। जी बिल्कुल, सैकड़ों बिछड़े। तो गोया ये एक हाई वैल्यू जेनेटिक इन्वेस्टमेंट है जिसका असर आने वाली नस्लों पर मतलब फ्यूचर जनरेशंस इंपैक्ट बहुत गहरा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही इस अमल की खूबसूरती है कि ये कम खर्च में ज्यादा पैदावार हासिल करने का कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी बूस्ट का सबसे बेहतरीन तरीका है। यानी किसान को पूरा रेवड़ बदलने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक बेहतरीन सांड या उसका मयारी सीमेन मुंतखब करके अपने मौजूदा रेवड़ की अगली नस्ल को शानदार बना सकता है। ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है जेनेटिक पोटेंशियल और पेडिग्री, जीनियाती सलाहियत और शजराए नस्ल। अच्छा, इस स्लाइड में माँ के दूध के रिकॉर्ड की जांच यानी मैटरनल मिल्क रिकॉर्ड चेक का जिक्र है। जी, जिसे हम पेडिग्री कहते हैं। ये पहला कदम जरूर है, लेकिन ये हतमी नहीं है। साइंस सिर्फ शजराए नसब पर यकीन नहीं रखती। हकीकी जेनेटिक तशखीस के लिए, ट्रू जेनेटिक इवैल्यूएशन के लिए एक बहुत तवील मरहला दरकार होता है जिसे प्रोजेनी टेस्टिंग कहा जाता है। थोड़ा सा रुकते हैं। मतलब अगर एक जानवर की पेडिग्री शानदार है, उसकी माँ ने रोजाना 40 लीटर दूध दिया है, तो क्या उसकी बेटियां 40 लीटर दूध नहीं देंगी? गारंटी बिल्कुल नहीं है, और यही वो गलतफहमी है जिसमें फार्मर्स नुकसान उठाते हैं। प्रोजेनी परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि उस सांड के जो बच्चे पैदा हुए, जब वो दूध देने की उम्र को पहुंचे तो उनका दूध कितना था। ओह, यानी बाकायदा प्रैक्टिकल रिजल्ट देखना पड़ता है। जी बिल्कुल, इस अमल में बरसों लग जाते हैं जब तक बेटियों की कारकर्दगी साबित न हो जाए कि ज्यादा पैदावार वाली खुसूसियात की मुंतकली यानी हाई यील्ड ट्रेट ट्रांसफर वाकई हुई है, सांड को बेहतरीन करार नहीं दिया जाता। तो जीन्स का हतमी सबूत औलाद की कारकर्दगी से मिलता है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है फिजिकल कॉन्फर्मेशन एंड बॉडी फ्रेम, जिस्मानी साख्त और जाहिरी खूबियां। तो क्या जाहिरी शक्ल भी इतनी ही जरूरी है? जी, क्योंकि जिन जीन्स ने ज्यादा दूध पैदा करना है उन्हें काम करने के लिए एक मजबूत फैक्ट्री भी तो चाहिए। फार्मर्स को कमजोर हड्डियों वाले ढांचे से सख्ती से गुरेज करना चाहिए, मतलब अवॉइड वीक स्केलेटन्स। अच्छा, स्लाइड में एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन फिजिक और चौड़ी गहरी छाती यानी ब्रॉड डीप चेस्ट का जिक्र है। इसका क्या कनेक्शन है? इसकी साइंसी वजह यह है कि चौड़ी छाती का मतलब है जानवर के फेफड़ों और दिल का साइज बड़ा है। जब छाती चौड़ी होगी तो मैदे को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, यानी चारा खाने की ज्यादा सलाहियत, हाई फीड कैपेसिटी। 100% दुरुस्त। वो जितना ज्यादा चारा खाएगा उतनी ही ज्यादा तवानाई दूध या गोश्त बनाने में इस्तेमाल होगी। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, लेग्स एंड हूव्स, टांगों और खुरों की साख्त। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही,
क्या टांगे और खुर वाकई इतने अहम हैं कि हम उन पर जानवर रिजेक्ट कर दें? ये डेयरी फार्मिंग का बहुत आम ब्लंडर है। जानवर की मजमूई मजबूती, जिसे स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कहते हैं, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एक बालिग सांड का वजन 800 से 1000 किलोग्राम तक होता है। सही, इतना भारी जानवर। और नस्ल कशी के दौरान उसे अपना सारा वजन पिछली 2 टांगों पर उठाना होता है। अगर उसकी टांगे मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग ब्रीडिंग लेग्स नहीं होंगी तो वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। समझ गया। और ये जो क्रैक फ्री सिमेट्रिक हूव्स या दरारों से पाक खुर की बात है, एक छोटी सी दरार से क्या होता है? अगर दरार होगी तो इन्फेक्शन फैलेगा और जानवर लंगड़ा हो जाएगा। मुतवाजन खुरों से लोअर लिम्बनेस रिस्क यानी लंगड़ेपन का खतरा कम होता है। सेहतमंद खुरों की बदौलत फार्म पर जानवर की तवील उम्र यानी लॉन्ग फार्म लॉन्जेविटी यकीनी बनती है। ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात थी। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तौलीदी सेहत और सलाहियत। यहाँ तौलीदी सलाहियत की बात हो रही है और स्पर्म की पैदावार के बुनियादी इशारे यानी स्पर्म प्रोडक्शन इंडिकेटर का जिक्र है। ये कैसे नापते हैं? ये डेयरी साइंस का एक बड़ा कमाल है। इस स्लाइड में एक मखसूस पैमाइश का जिक्र है जिसे स्क्रॉटल सर्कमफेरेंस कहते हैं, मतलब खसियों की गोलाई। और मजे की बात ये है कि इसका नस्ल के मयार की पाबंदी या ब्रीड स्टैंडर्ड कंप्लायंस से बराह रास्त ताल्लुक है। अच्छा, क्या स्क्रॉटल सर्कमफेरेंस से बेटियों की कारकर्दगी का भी कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है। साइंस साबित कर चुकी है कि जिन सांडों का स्क्रॉटल सर्कमफेरेंस बड़ा होता है उनकी मादा बच्चों में जल्द बुलूगत यानी अर्ली फीमेल प्यूबर्टी आती है। वाह, यानी बेटियां जल्दी जवान होंगी और जल्दी दूध देंगी। जी, जिससे पूरे रेवड़ की जरखेजी में बेहतरी या इम्प्रूव्ड हर्ड फर्टिलिटी आती है। इसीलिए स्लाइड के चार्ट में है कि 12 से 15 माह की उम्र में ये गोलाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 15 से 18 माह में 31 सेंटीमीटर, 18 से 21 माह में 32 सेंटीमीटर और 21 से 24 माह में 33 सेंटीमीटर। किसानों को तो इंच टेप से ये खुद नापना चाहिए। बिल्कुल नापना चाहिए। ये एक ऐसा साइंसी टूल है जो बहुत से लोग नहीं जानते। बहुत खूब। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव विगर, सेहत और तौलीदी तवानाई। तो जाहिरी सेहत के अलावा पोशीदा बीमारियां भी तो हो सकती है ना? जी, और उनके लिए लैब टेस्ट लाजमी है। सबसे पहले जानवर में नस्ल कशी की रगबत, जिसे साइंसी जबान में लिबिडो कहते हैं, हाई ब्रीडिंग लिबिडो होना चाहिए। फिर मादा मनविया का तज्जिया यानी सीमेन क्वालिटी एनालिसिस होता है, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे स्ट्रॉन्ग स्पर्म मोटिलिटी चेक करना। बिल्कुल। और इसके अलावा बीमारियों से पाक स्क्रीनिंग यानी डिजीज फ्री स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। खरीदारों को सख्ती से हिदायत है कि वो ब्रूसेलोसिस जैसी मोहलिक बीमारी की स्क्रीनिंग के बगैर जानवर फार्म पर न लाएं। ब्रूसेलोसिस, ये इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये बीमारी गायों में इसकाते हमल का बायस बनती है, जिससे सारा मुनाफा जाया हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ये इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है। ओह, मतलब किसान की अपनी सेहत भी खतरे में है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी, माहौलियाती मुताबकत। अब पाकिस्तान के सख्त मौसम में विलायती जीन्स मकामी आबोहवा यानी लोकल क्लाइमेट कंपैटिबिलिटी के साथ कैसे चलेंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर जानवर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे हीट स्ट्रेस होगा। जिस जानवर में हीट स्ट्रेस टॉलरेंस नहीं होगी वो खाना पीना छोड़ देगा और फिर पैदावार जीरो हो जाएगी। स्लाइड में TAD डिजीज रेजिस्टेंस का भी जिक्र है। वो क्या है? TADS मतलब टैड्स, ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीजेस। अगर जानवर के जीन्स में इन वबाई बीमारियों के खिलाफ कुदरती मुदाफियत होगी तो इसका सीधा फायदा किसान को होगा। अच्छा, यानी वेटनरी डॉक्टर्स की फीसों में कमी, रिड्यूस्ड वेट कॉस्ट्स। जी, जानवर जितना कम बीमार होगा मुनाफा इतना ज्यादा महफूज रहेगा। जी बिल्कुल, यही तो बिजनेस की बुनियाद है। सही। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है मार्केट ड्रिवन सिलेक्शन, मार्केट पर मबनी इंतखाब। तो अब साइंसी बहस को मईशत से जोड़ते हैं। तलब पर मबनी अफजाइश नस्ल यानी डिमांड बेस्ड ब्रीडिंग गोल्स क्या होते हैं? देखिए ना, डेयरी इंडस्ट्री में मक्खन और चिकनाई की बहुत ज्यादा तलब है, हाई बटर फैट डिमांड। तो किसान को ऐसे सांड का इंतखाब करना होगा जो चिकनाई वाले जीन्स मतलब प्रायोरिटाइज फैट जीन्स को अगली नस्ल में मुंतकिल करे। जिसका मतलब है बेटियों के दूध में फैट ज्यादा होगा तो किसान को नुमाया तौर पर बेहतर माशी मुनाफा, बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलेंगे। बिल्कुल, मार्केट को समझे बगैर साइंस का इस्तेमाल अधूरा है। तो हमने एक परफेक्ट सांड ला खड़ा किया। क्या अब किसान का काम खत्म? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पोस्ट सिलेक्शन केयर एंड न्यूट्रिशन, इंतखाब के बाद खुराक और देखभाल। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंतखाब के बाद तो मुसलसल तौलीदी देखभाल, कंटिन्यूस रिप्रोडक्टिव केयर शुरू होती है। मुतवाजन विटामिन और मिनरल से भरपूर खुराक यानी विटामिन एंड मिनरल डाइट देनी पड़ती है। लेकिन स्लाइड पर लिखा है जानवरों के मोटापे से बचाओ, प्रिवेंट ओबेसिटी। किसान तो जानवर को मोटा देखकर खुश होते हैं ना? हाँ, मगर सांड को पहलवान नहीं एथलीट बनाना है। जरूरत से ज्यादा मोटापे को ओवर कंडीशनिंग कहते हैं। चर्बी खसियों के इर्द गिर्द जमा होकर दर्जा हरारत बढ़ा देती है और गर्मी स्पर्म के लिए जहर कातिल। बिल्कुल। तो अगर स्पर्म का म्यार बरकरार रखना है, मेंटेन स्पर्म क्वालिटी, तो जानवर को फिट रखना होगा, वरना लाखों की सरमायाकारी जाया। वाकई कमाल की मालूमात थी। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड एक्शन, नतीजा और लाहे अमल। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या निकला? सांड का इंतखाब ही कामयाबी की कुंजी है, यानी सायर सिलेक्शन ड्राइव सक्सेस। जी, फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि वो जीनियाती मेयारात को बरकरार रखें, मेंटेन जेनेटिक स्टैंडर्ड्स। साइंसी इंतखाब के जरिए ही लाइफ स्टॉक के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सकता है, मतलब सिक्योर लाइफ स्टॉक फ्यूचर। जबरदस्त। तो किसान इस सफर का हिस्सा कैसे बने?
अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है सब्सक्राइब टू JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर। JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है ताकि जदीद साइंस और आम किसान के दरमियान की खलीज को खत्म किया जा सके। तो आज रात जब कोई की किसान अपने डेयरी फार्म पर जाए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछे कि क्या आपके रीवड़ की अगली नस्ल वाकई आपके मौजूदा जानवरों से जीनियाती तौर पर बेहतर होने जा रही है। जी, और अगर जवाब नहीं है तो जरा सोचिए कि फरसूदा तरीकों से चिमटे रहकर हर रोज कितना मुआशी नुकसान हो रहा है। Secure your export contracts today. Subscribe to JQ Global Agriculture. WhatsApp +92 349 9841886. Website www.jqglobalofficial.com. Coming soon.